नमस्कार। चलते हैं आज की क्लास की ओर। आवेश का अस्तित्व, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, नहीं है। अर्थात वस्तु को धनावेशित करने पर, वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट जाता है। क्यों? क्योंकि आवेशित करेंगे, धनावेशित करेंगे, तो धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हुआ, इसलिए द्रव्यमान पहले की तुलना में कम हो जाएगा। वस्तु को ऋणावेशित करने पर, वस्तु को ऋणावेशित, ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ती होगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा। वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा, सूत्र क्या होगा ज्ञात करने का, कितना द्रव्यमान बढ़ा है कितना घटा है। द्रव्यमान में अंतर का सूत्र होगा डेल एम बराबर द्रव्यमान में अंतर, कमी या वृद्धि, डेल अंतर को बताता है, और कितने इलेक्ट्रॉन गए या कितने आए, मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दें तो स्थानांतरित द्रव्यमान आ जाएगा। यहां हो गया डेल एम बराबर द्रव्यमान में कमी या वृद्धि, अंतर हो गया। स्मॉल एन बराबर में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एम ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए किस प्रकार से, अगर किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसका द्रव्यमान कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लीजिए 10 किलोग्राम था, तो 5 से कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम कम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जाने वाले या आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देवें तो द्रव्यमान में अंतर मालूम चल जाएगा। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है एम ई बराबर में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, या लिख ही देता हूं, इसी बराबर में लिख देता हूं 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर आपके राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल, उस उदाहरण को आप करने का प्रयास करना, इस फॉर्मूले से होता है कि नहीं होता है। आगे
अब बात करते हैं आवेश के मात्रक की। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, इकाई, यूनिट। ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? देखिए, मात्रक हमने निकालने के लिए क्या करना है, आवेश भौतिक राशि है, अदिश राशि है, मात्रक कैसे निकालेंगे? 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हमने कहा कि मूल राशि माना गया है विद्युत धारा को ऐसे पद्धति में, तो विद्युत धारा से इसका मात्रक निकलेगा। कैसे निकलेगा? विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये अध्याय 5 में हम फिर से अध्ययन करेंगे, 10th में पहले कर चुके हैं। विद्युत धारा आवेश बटा समय होता है। हमें चाहिए किसका मात्रक? आवेश का चाहिए। तो आवेश बराबर में हो जाएगा फॉर्मूला, विद्युत धारा तो वही है, समय जो है वो भाग से कहा जाएगा, पक्षांतर करने पर गुणा में चला जाएगा। तो विद्युत धारा गुणा समय, मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक जो है ऐसा ही मात्रक, वो क्या होगा? आवेश का। आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है वो होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मूल राशि मानी गई है एम्पियर, एम्पियर। और समय का जो ऐसे मात्रक होता है सीजीएस, सब सेकंड ही होते हैं, सेकंड। लेकिन एम्पियर इंटू सेकंड इसको नाम दे दिया गया। जैसे बल का मात्रक होता था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता था, बड़ा होता था, इसको नाम दे रखा था क्या? वैज्ञानिक के सम्मान में न्यूटन। उसी प्रकार से इसको नाम दिया गया है, एम्पियर सेकंड को नाम दिया गया है कूलाम। एम्पियर सेकंड को क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं, वैज्ञानिक के नाम के आधार पे, और कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन और भी मात्रक है इसकी, सीजीएस मात्रक। ऐसे ही तो एमडीएस का सूत्र और रूप है। सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो सीजीएस मात्रक होगा, सीजीएस मात्रक ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसे कहें स्टेट कूलाम, या वैज्ञानिक जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके नाम से फ्रैंकलिन। ये सीजीएस मात्रक। लेकिन इस ऐसे ही मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध क्या होता है? जैसे हम कहते थे बल का मात्रक होता है एसआई में न्यूटन, और सीजीएस में होता है डाइन। तो हम कहते थे कि क्या संबंध है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता था। कैसे होता था? नीलम ने बात कर रखी। तो उसी प्रकार से इनमें क्या संबंध होगा? तो संबंध होता है, इन दोनों के बीच संबंध है वो क्या है? 1 कूलाम बराबर में होता है 3 गुना 10⁹9 स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। ये सीजीएस मात्रक संबंध। एक अन्य मात्रक और होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक जो है हम विद्युत वाले अध्याय में काम में लेंगे। विद्युत चुंबकीय मात्रक जो है देने रखा है सिलेबस में, ईएमयू, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। विद्युत चुंबकीय मात्रक में क्या संबंध होता है? 1 ईएमयू बराबर में होता है 10 कूलाम, 10 कूलाम। सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? अब बात आती है सबसे छोटा मात्रक कौन है और बड़ा मात्रक कौन है। एक मात्रक और दे रखा है, उसकी बात करते हैं।
सबसे बड़ा मात्रक जो है वो कौन सा है आवेश का? सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का। सबसे छोटा कौन है? फिर सबसे छोटा मात्रक है सीजीएस मात्रक, जो फ्रैंकलिन था। ये कौन सा मात्रक है? सबसे छोटा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक। अब रही बात अन्य मात्रक, क्योंकि ये कूलम भी जो है बड़ा मान है, तो अन्य मात्रक जो है वो किस प्रकार से लेंगे? उपसर्ग के आधार पर। जब नीलम में पढ़ रखे डेसी, सेंटी, 10 की घात -2 को सेंटी बोलते थे, 10 की घात -3 को मिली बोलते थे, उस आधार पर अन्य मात्रक। अगर ऐसे लिख दिया जाए 1 मिली कूलम, इसे पढ़ेंगे हम क्या? 1 मिली कूलम। एम का मान होता है मिली कूलम। कितना मान होगा? कूलम की जगह तो कूलम ही रहेगा, कूलम के स्थान पर कूलम की जगह कूलम ही रहेगा। लेकिन मिली किसको बोलते थे? 11th में हमने लिखे हैं 10 की घात -3 को मिली बोलते थे। तो मिली की जगह मैंने लिख दिया 10 की घात -3, और कूलम के स्थान पर कूलम ही है। इसी प्रकार से 1 माइक्रो कूलम, ये म्यू है, माइक्रो पढ़ते थे ना, 1 माइक्रो कूलम। और माइक्रो किसको बोलते थे? 10 की घात -6 को बोलते थे माइक्रो। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है राजस्थान बोर्ड के भी, उसमें ये माइक्रो प्रिंट नहीं हुआ है। काफी जगह, बहुत कम जगह प्रिंट हो पाया है। तो खाली स्थान स्पेस आपको दिखाई दे जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर, वहां आप माइक्रो लिख लेना। नैनो कूलम। नैनो किसको बोलते थे? याद करो आप। डेसी 10 की घात -2, सेंटी 10 की घात डेसी 10 की घात -1, सेंटी 10 की घात -2, मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, पिको 10 की घात -12। इस प्रकार से तो ये वो उपसर्ग ही हैं जिनको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं, एक उदाहरण लेते हैं, याद दिलाता हूं आपको वापस से। मैं कहूं 1 किलोग्राम, आप क्या बोले? कितने ग्राम होंगे? आप बोलते हो 1000, 10 की घात 3 ग्राम। अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर, ध्यान देना आप इस बात में, 1 किलोमीटर, आप क्या लिखेंगे? 10 की घात 3 मीटर। तो आपने यहां क्या नोट किया? ये ग्राम जो था द्रव्यमान का मात्रक था, मीटर दूरी का मात्रक है। ग्राम यहां पर है, मीटर यहां है, दोनों में अंतर क्या है? ग्राम का मीटर का अंतर है, मतलब द्रव्यमान और लंबाई। लेकिन किलो दोनों में आया तो अंतर हुआ। किलोग्राम था, किलो की जगह हमने क्या लिखा है? किलो के स्थान पर हमने लिखा है 10 की घात 3 मतलब 1000, और यहां भी किलो की जगह हमने क्या लिखा? 10 की घात 3 मतलब 1000। ठीक है, तो किलो जो होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? 1000 लिखते हैं, 10 की घात 3 लिखते हैं। उसी प्रकार से मिली होता है कितना? 10 की घात -3 होता है। माइक्रो कितना होता है? -6 होता है। नैनो कितना होता है? -9। पिको कितना होता है? 12। ये अपन ने 11th में बात कर रखी थी। पिको कूलम, 1 पिको कूलम। तो ये उपसर्ग थे, प्रत्यक्ष थे, और यहाँ पिको मतलब होता है -12। ये हमारे आवेश के मात्रक की बात हो गई है। अब एक ये सब छोटा मात्रक था ना। अब आवेश का विमेय सूत्र देख लेते हैं। आवेश का विमेय सूत्र, विमेय सूत्र कैसे निकालते हैं? देखो आप याद करो, विद्युत धारा क्या थी? मूल राशि थी,
और इसका आपने वी में सूत्र लिखा था 11वीं क्लास में A1, और समय का क्या लिखते थे आप, टाइम मतलब T लिखते थे, तो यहाँ वी में सूत्र हो जाएगा A1 और टाइम का T, ये वी में सूत्र। एक बार देखिए आप, अब बात करते हैं, नया टॉपिक लेते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या काम करेगा? ये उपकरण जो है इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ये काम क्या करता है, ये आवेश की पहचान करता है, संसूचन करता है कि वस्तु पर आवेश है कि नहीं। हम कैसे पहचानेंगे कि वस्तु पर आवेश है या नहीं? तो ये उपकरण बताता है, अनुमानित जानकारी भी देता है परिमाण की, ज्यादा है या कम है। तो चलते हैं इसके ऊपर। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, या केवल विद्युतदर्शी भी कह सकते हैं, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है इसमें? ये कांच का जार है, कांच का पात्र है। कांच का जार क्यों लिया? ताकि हम देख सकें, कांच पारदर्शी है ना, अंदर जो हो रही है क्रिया उसको हम देख पाएंगे, इसलिए कांच का लिया। कांच का जार, कांच का पात्र है। और ये यहां पर स्थिर रखने के लिए धातु छड़ को एक कॉर्क लगा दिया, कॉर्क। ये इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, एग्जाम में नहीं आता है। ये एक धात्विक छड़ है, ये एक धात्विक छड़ है, धात्विक। धातु की छड़, चालक छड़। और इस छड़ पर यहां दो पत्तियां हैं सोने की, दो पत्तियां हैं सोने की। हल्की होती है ना, बहुत हल्की होगी, इसलिए क्या करना, इस धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर यहां पर एक डिस्क लगा दी धातु की। ये है धातु की डिस्क, धात्विक डिस्क। डिस्क मतलब है चकती, रोटी के आकार, सिक्का होता है, धात्विक चकती। अभी क्या है, ये हो गई स्वर्ण पत्तियां, सोने की पत्तियां, हल्की स्वर्ण पत्तियां। अब हमारे को ये मालूम करना है, ये वो चालक छड़ है, ये आवेशित वस्तु है, हमें मालूम करना है कि आवेशित है कि नहीं है। तो ये हम जो वस्तु पे मालूम करना है, उस वस्तु को ला करके और टच करवा देंगे इसके। मान लीजिए कि इस पे आवेश था, ये धनावेश था, और अब टच करवाने से हुआ क्या, ये आवेशित छड़ थी। अब टच करवाने से हुआ क्या, हुआ ये कि ये कौन सी विधि होगी, चालन विधि। और चालन विधि से ये आवेश जो था, वो आवेश इस वाला कहां चला गया, इस छड़ से होते हुए, इस छड़ से होते हुए वह आवेश कहां पहुंच गया, इन स्वर्ण पत्तियों पर पहुंच गया, स्वर्ण पत्तियों पर पहुंच गया। अब क्या होगा, देखिए जो आवेश था, प्लस था, वो आवेश कहां पहुंचा, इन पे पहुंचा। पहुंचने से दोनों आवेश समान, यानी इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कल हमने पढ़ा है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये क्या होगा, ये दोनों पत्तियां
समान आवेश आ जाने से जो आवेश है वो 2 पे बढ़ जाएगा और ये क्या होगी, ये प्रतिकर्षित होगी, फैलेगी। पहले यूं थी और आवेश आने से इनमें प्रतिकर्षण हुआ, समान आवेशित प्रतिकर्षित, हमें मालूम चल गया पत्तियां फैल रही हैं। कांच का है ना, दिखाई देगा, पत्तियां फैल रही हैं, दूर हट रही है, इसका मतलब हमें मालूम चल गया वस्तु आवेशित थी, इसलिए इन पर आवेश आ गया। और यदि ये पहले से मतलब आवेशित हो, ये विद्युतदर्शी जो है उपकरण, इसकी ये छड़ जो है ये पहले से आवेशित हो और ये आवेशित लेके आए, ये पहले से धनावेशित थी और ये धनावेशित हम लेके आए, दोनों धनावेशित या दोनों पर समान आवेश कह दें, तो टच करने से क्या होगा, पहले से आवेश था, पहले फैली हुई थी और आवेश आने से ज्यादा फैल जाएगी। और यदि इन दोनों पर आवेश विपरीत हो, एक पे प्लस और एक पे माइनस हो, तो क्या होगा, कम फैलेंगी, सिकुड़ेगी। अब आती है भैया, अगर आवेश ज्यादा होगा तो ज्यादा फैलेगी, यानी अनुमानित जानकारी मिलती है, वस्तु पर आवेश ज्यादा है तो ज्यादा पत्तियां फैलेंगी, दूर हटेगी, कम होगी तो कम फैलेगी। ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी था। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा जो इस पर वर्णन है वो यहां लिख देता हूं, आप चित्र देखिए। यह है उपकरण, किसी वस्तु पर आवेश का सहसूचन करने के, पहचान करने के, मतलब आवेश है कि नहीं, सहसूचन करने के काम आता है। क्या बनावट है इसकी, इसमें एक कांच का जार होता है, इसमें एक कांच का जार होता है, ये कांच का जार हो गया। और अब आती है कांच के जार के अलावा इसमें क्या होता है, एक धात्विक छड़ जार में ऊर्ध्वाधर में खड़ी, ऊर्ध्वाधर लगी होती है, लगी हुई है ना, ये छड़ लगी हुई है ना, देखो आप, ये लगी हुई है, ऊर्ध्वाधर लगी होती है। धात्विक छड़ के नीचे वाले सिरे पर स्वर्ण की 2 पत्तियां लगी होती हैं। धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर क्या लगी होती है, चकती, धातु की चकती लगी होती है। अब आती है कि ये जो काम कैसे करेगा, क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि है जब आवेशित धातु की छड़ को चकती से स्पर्श करवाते हैं, चकती से स्पर्श करवाएंगे, टच करवाएंगे, चालन में भी चकती से स्पर्श करवाते हैं तो चालन विधि द्वारा आवेश स्वर्ण पत्तियों तक पहुंच जाता है। ये आवेश कहां पहुंच जाएगा, इस सोने की पत्ती तक पहुंच जाएगा।
आवेश सवर्ण पत्तियों तक पहुंच जाता है, जिससे दोनों सवर्ण पत्तियां समान आवेश, समान आएगा प्लस था तो दोनों में बढ़ गए प्लस, तो समान आवेश होने से फैलती हैं, जितना ज्यादा आवेश होगा पत्तियां उतनी ज्यादा फैलेगी, ठीक है, ये बात हो गई है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी। धन्यवाद।